खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूँ आपकी मेज़बान असरा हक। और मैं हूँ अहमद सईद। नाज़रीन ये किस्मत का खेल है, कायनात की मेहरबानी। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में अब जो स्मॉग का सिलसिला है वो आखिरकार उसने अपने लेवल्स कम कर दिए हैं और यहाँ पर हालाँकि ये क्लेम किया भी जा रहा है, एविडेंस भी है कि वेदर ट्रैकिंग ऐप्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक विंड पैटर्न्स में चेंजेस की वजह से अब जो स्मॉग है, जो पंजाब के ऊपर हवर कर रहा था, वो डिस्पर्स हो गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑन अदर साइड ऑफ द बॉर्डर उनका कहना है कि आवर पॉलिसीज फाइनली वर्कड इवन दो एनवायरमेंटलिस्ट इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट और पाकिस्तानी एनवायरमेंटलिस्ट दोनों का ये कहना है कि इस किस्म के छोटे छोटे मेजर्स जो हैं दे आर इनफेक्टिव और हम लोग को लॉन्ग टर्म पॉलिसी और सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हम लोगों ने ये स्पेशल सेगमेंट तैयार किया है जिसके अंदर हम लोग को ज्वाइन करेंगे प्रवीण मिश्रा साहब, जो मिशन ग्रीन दिल्ली के एक मेंबर हैं। ही इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया और वो एक ग्रीन सोसाइटी के ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। ही इज़ जॉइनिंग अस टुडे और पाकिस्तान के साइड से जॉइन कर रहे हैं दावर भट्ट साहब। ये एक पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं और साथ-साथ में वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उन्होंने स्मॉग के जो सारा सिलसिला है उसको काफ़ी बारीकी से और काफ़ी नज़दीक से देखा हुआ है और उसके ऊपर काम भी किया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक़्त राइट्स वॉच को दिया। एयर क्वालिटी लाहौर में, पंजाब में वो रिलेटिवली इम्प्रूव किया है अभी रिसेंटली एंड जो अंडरस्टैंडिंग ये है इट्स बिकॉज ऑफ विंड चेंजेस। हाउएवर गवर्नमेंट यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है कि हमारी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं दे हैव वर्कड। डू यू थिंक कि ये मिनी लॉकडाउन्स होते हैं एंड स्टबल बर्निंग ये आर दीज इनफ और या फिर बहुत और भी ज़्यादा हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकते हैं टू स्टैम्प आउट स्मॉग वंस एंड फॉर ऑल? और जैसा आपने मेंशन किया है कि हमारे पास जो मीटरोलॉजिकल फिनोमेना है, वो इस पूरे रीजन को बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे ही हमारा पोस्ट मानसून पीरियड होता है रिलेटिवली अप टू 6 टू 7 वीक्स, आप जो आपके सितंबर पोस्ट मानसून में होते हैं, बहुत ड्राई पीरियड होता है। और उसके साथ-साथ आपकी जो विंड स्पीड्स है, वो बहुत डिक्लाइन कर जाती है। तो मोर और लेस स्टैग्नेंट विंड होती है। और फिर नियर टू दिसंबर यू हैव वेस्टर्ली विंड्स जो फिर पिकअप करती हैं एंड फिर वेस्टर्ली विंड्स चलती रहती हैं ऑल द वे टिल स्प्रिंग। लेकिन इसके साथ-साथ अब इश्यू ये चल रहा है कि यहाँ पे ये नेचुरल सिस्टम हैज़ ऑलवेज़ बीन हियर, लेकिन पोल्यूशन और स्मॉग काफ़ी रीसेंट फिनोमेना है। आप मेरा नहीं ख्याल आज से ये 50 इयर्स पहले ऐसा कुछ फिनोमेना था यहाँ पे। फॉग ज़रूर होती थी। जबकि स्टबल बर्निंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी टू अ स्मॉल एक्सटेंट होती थी। बट फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से बहुत इंटेंसिव फार्मिंग हुई यहाँ पे, स्पेशली 1960s के बाद जब हार्वेस्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता राइस कल्टीवेशन बहुत बढ़ी है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। एंड राइस कल्टीवेशन बढ़ी इसलिए क्योंकि नंबर 1 यू हैव टू फीड द पॉपुलेशन। कि अगर दोनों पंजाब्स में चावल ना उगे, तो हाउ डू यू पुट फूड ऑन द टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री? सो इस वजह से गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज़ किया। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप हार्वेस्टर्स इंट्रोड्यूस कर देते हो, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था पूरा आपका जो पौधा होता था एक किस्म का, उसको स्टेम से लेके ऊपर तक सब कटता था। हार्वेस्टर्स वो नहीं करते और वेस्टेज बहुत छोड़ जाते हैं। लेकिन फार्मर्स के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा टू क्लियर क्लियर आउट द वेस्टेज, जब स्टबल बर्निंग शुरू हो गई। अब स्टबल बर्निंग ऐसा वो एक किस्म का उसका एपेक्स बन चुका है कि वो होनी ही होनी है, नवंबर में पीक पे जाना है। और डिपेंडिंग ऑन द विंड पैटर्न अगर हमारी साइड पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी और ऑन द ईस्टर्न साइड इन इंडिया। एंड सही। क्योंकि सिटीज़ एट द सेम टाइम बहुत पॉपुलेट हुई हैं, तो सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन सोर्सेज़ बहुत बढ़ गए हैं। सो नाउ इट्स बेसिकली बोथ थिंग्स हैव गॉटन बैड टू द एक्सटेंट यहाँ पे हज़ार-हज़ार एक्यूआई, 1500 एक्यूआई चल रहा है ऑन बोथ साइड्स। जो और यहाँ पे आप ये समझ लें कि बॉर्डर के वेस्ट पे जो सबसे बड़ा शहर है वो लाहौर है। बॉर्डर के ईस्ट पे टिल दिल्ली उतना बड़ा शहर नहीं आता। आपके पास शहर आते हैं ज़रूर, आपके पास अमृतसर आता है, जालंधर आता है, चंडीगढ़ आता है। इसी तरह जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शहर है, लेकिन इतना बड़ा एनी सिटी विद मोर देन 15 मिलियन पीपल, 16-17 मिलियन पीपल डज़ नॉट एक्सिस्ट। तो जो सबसे बड़े शहर हैं, उनकी अपनी लोकल सोर्सेज़ इतनी है कि उन पे आप एडिशन कर दें 30-40% मोर पोल्यूशन की, तो वो तो ऑब्वियसली अनबेरेबल हो जाएगा।
which is what we are currently facing. ठीक है। So अब इसके solutions ये हैं that we have to build a trust between the government and the people and the farmers कि आप एक तो stable burning का मेथड में क्या कंट्रोल ला सकते हैं कि सपोर्ट प्राइस आएगी, सीडर्स आएंगे, को एजुकेट करेंगे। साथ ही साथ शहरों के अंदर जो लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, उनको भी कंट्रोल करना है, व्हिच इज़ ट्रांसपोर्ट, पावर एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल। सो दिस दीज़ बोथ थिंग्स हैव टू हैपन हैंड इन हैंड टू रिड्यूस पोल्यूशन। अच्छा मिश्रा जी, जिस तरह हम पंजाब की जो पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़, उन्होंने कहा कि जो हवाएं हैं वो सरहदें नहीं देखती, उनको नहीं पता होता कि सरहदें किधर हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में रियलाइज़ हो रही है कि स्मोक का जो इशू है इस पे अगर जिस तरह दावर साहब ने भी कहा कि वो लाहौर सबसे बड़ा शहर आता है अगर बॉर्डर की इस तरफ देखें, तो इस पे काबू पाने के लिए एक क्रॉस बॉर्डर या एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान इस हवाले से किस किस्म की जॉइंट स्ट्रैटेजी उनको बनानी चाहिए? ख़ास तौर पे अगर सिर्फ़ दोनों पंजाब की हम बात करें तो वो कौन से इक़दामात हैं जो दोनों पंजाब को साइमल्टेनियसली लेने होंगे जिसकी वज़ह से जो स्मोक है वो ना नई दिल्ली में हो, ना वो लाहौर में हो? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप सभी को एक बार नमस्कार करता हूँ और डाबर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। और हम लोग तो देखिए क्या है कि पूरे विश्व को ही एक परिवार मानने की मान्यता पर चलते हैं। तो मानवता की भलाई के लिए जहाँ कहीं भी काम हो और हम लोगों के एफर्ट से यदि पूरे मानवता में कहीं भी कुछ भलाई हो, तो उस पॉइंट को हम लोगों को सभी को मिलकर साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन जहाँ पर है, वहाँ पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं ये परमात्मा का अंश है और हमें इसे अच्छे से रखना चाहिए। अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी एफ़र्ट्स हो, इसे लोगों तक ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा, तालीम एक बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे समाज में। चाहे हम कहीं भी रहें पूरे विश्व में, तो एजुकेशन यदि हमारे अंतिम छोर तक पहुँच जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत हद तक पॉल्यूशन की समस्या पर भी हम लोग समाधान पा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सरहद और दोनों क्रॉस बॉर्डर जहाँ भी लोग रह रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये समझे कि पराली की जो समस्या है या जो भी कुछ हमारे पास पॉल्यूशन की समस्या है, वो पूरे साल भर है। बेस समय हम लोगों के पास आता है कि जब हमारे पास सितंबर से लेके नवंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक इस समय में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग एक साझा प्रयास हमेशा के लिए करें, जिससे कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके। ठीक है। इस टूल किट हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने तरफ से जो प्रैक्टिस है, वो आप तक भी पहुँचाना चाहूँगा और क्योंकि आपके शहर में भी यदि कोई कुछ पॉल्यूशन हो रहा हो या उसे हम लोग कम कर सकें मिल-जुल कर, तो इसका असर दोनों तरफ दिखेगा। आपने कहा कि इसके लिए नए टूल्स आने चाहिए एक और दावर साहब ने भी बात की कि नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। द बट द पॉइंट इज़ कि ये अगर फ़र्ज़ करें कि अमृतसर का किसान है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है और वो लाहौर के किसान या हमारे शेखुपुरा के किसान के पास नहीं आती, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कहा जाता है कि जो अमृतसर की फ़ज़ा है अगर वो गंदी होगी या वो आलूदा होगी, तो वो लाहौर की फ़ज़ा को हर हाल में आलूदा करेगी और इसी तरह से वाइस वर्सा लाहौर की फ़ज़ा आलूदा है, तो वो उसका इम्पैक्ट लाज़मी तौर पे अमृतसर की, जालंधर की, फ़िरोज़पुर की फ़ज़ा में होगा। तो आपको नहीं समझ आती कि ये दोनों मुल्कों के जो पंजाब हैं, उसके कम से कम जो ज़राअत के हवाले से जो है वो इकट्ठे बैठ के उनको एक जॉइंट टास्क फ़ोर्स बनानी चाहिए या इवन कि कोई जॉइंट फ़ंड बना लेना चाहिए ताकि मिल के दोनों मुल्क जो हैं वो एक-दूसरे की हेल्प कर सकें इस चीज़ में। हाँ, ये देखिए ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और ये दोनों देश, दोनों मुल्कों के बीच की जो बातचीत है उनको तो आगे आने वाले समय के लिए रणनीति स्ट्रैटेजी के रूप में लेना चाहिए। ये तो हम लोग इस बात से सहमत होंगे। लेकिन अभी बात हो रही है एज़ ए सिटिज़न हम लोग क्या कर सकते हैं? जी। तो हम लोग अपने तरफ से कोशिश करें कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक इकाई जो कुछ भी अपने तरफ से पॉल्यूशन को कम करने का एफर्ट्स हो, वो अपने जीवन में, अपनी आदतों में शुमार करें। और जब हम लोग ये आदतों में शुमार करने लगेंगे, तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल भी दिखेगा। सही। तो अब सरहद के इस पार हो या उस पार हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम किसानों के बीच भी जाएँ, उनको भी समझाएँ, स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ और नागरिकों के बीच भी जाएँ, सिटिज़न्स को भी ये बताएँ कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है और आने वाले समय में हमें हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट पर ज़रूर से काम करना चाहिए। क्योंकि यदि सिटिज़न हेल्दी नहीं रहेंगे,
तो चाहे कहीं के भी हों, पूरे वर्ल्ड पर इसका असर पड़ेगा और आने वाले समय में चैलेंजेस और बढ़ जाएगा। आपने कोविड के टाइम देखा था, समस्या कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन पूरा वर्ल्ड इफ़ेक्टेड था इस बारे में। तो कोशिश होनी चाहिए कि पॉल्यूशन भी आने वाले समय में बहुत बड़ा एक चैलेंज ना बन जाए और ये सिर्फ़ 1-2 महीने का जो चैलेंज है, इसे सॉल्व कर देना चाहिए इसी समय, ना कि ये पूरे साल बरकरार रहे। जो साउथ एशिया है ये रिगार्डेड होता है जो पूरी दुनिया के वो उन कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से न सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इधर हमारे सी लेवल्स राइज़ कर रहे हैं, सी इनकर्जन हो रहा है तो कोस्ट्स हमारे रेज़ हो रहे हैं, इससे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। वाटर स्कार्सिटी पैदा हो रही है जिसकी वजह से जो पानी है पोर्टेबल वाटर उसका एक्सेस लोगों के पास ख़त्म हो रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो फ्लडिंग हो रही है इन द नॉर्थ। एयर पोल्यूशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ बिग मेजर पजल। तो डू यू फील के और ये दावर भट्ट साहब के लिए क्वेश्चन है, डू यू फील कि जो हमारी गवर्नमेंट है कैन दे अफोर्ड कंसिडरिंग कि हमारे क्या पॉलिटिकल क्राइसिस होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, कैन द गवर्नमेंट अफोर्ड कि वो क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करे इस वक्त? अच्छा, मैं इस इशू को एज़ अ बिग पज़ल नहीं देखता, क्योंकि ये मैटर्स इंडिविजुअल एट द सेम टाइम है एनवायरमेंटल इश्यूज़, लेकिन ये इन सब को डील करने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। इनके लिए पॉलिसीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं, पीपल और एक्सपर्ट्स बिहाइंड देम आर वेरी डिफरेंट। सो सब्जेक्ट मैटर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। सो इसको ग्रुप करना थोड़ा-सा बहुत सिम्प्लीफाई करना है सब्जेक्ट को। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज ड्राइव करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके प्राइमरी एमिटर्स जो है वो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं। पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वो हम लोग खुद प्राइमरी ड्राइव कर रहे हैं। जिस तरह एग्जांपल्स है ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, स्टबल बर्निंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे अपने खित्ते में हो रही हैं, वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो इसमें हमें ये फ़ोकस करना पड़ेगा कि इसमें अब बात ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी हो सकती है कि नहीं। गवर्नमेंट के अपने लोग, जहाँ भी चीफ मिनिस्टर बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, कैपिटल सिटीज़ में बैठे हैं, वो पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज़ पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रही हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स सारे कर रहे हैं। सो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे अपने आप पे भी रिस्क ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा इश्यू ये है कि जो एक्सपर्टीज़ अभी तक गवर्नमेंट्स के पास अवेलेबल है, इज़ आर दोज़ इनफ कि अभी 10-15 साल पुराना मसला हो गया एयर पोल्यूशन का, तो क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बन पा रही दोनों साइड्स पे कि वो इसे इफेक्टिवली डील करे, और एवरी ईयर इट गेट्स वर्स। उसका मतलब ये है कि पॉलिसी अभी जो है वो उसे अच्छा बचाने की बजाय वो इनइफेक्टिव हो गई हुई बिल्कुल। सो एक तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि प्रॉपर इस पे स्टॉक टेक हो कि अभी तक प्रोग्रेस हुई क्या है। कि हम एक एक होता है प्रोग्रेस लेवल, एयर क्वालिटी का हम कहते हैं कि मॉनिटर लगा दिया और हमें डेटा आने लग गया। लेकिन फिर वो डेटा शो करता है कि हम इम्प्रूवमेंट कितनी कर रहे हो। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके बाकी दुनिया की, वो मेज़र करते रहे हैं कि 10 साल में हमने इतना परसेंट कम कर लिया, हमने कितना कम किया, ये देखने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ जो दूसरा इश्यू अब इसमें काफ़ी क्लियर, अभी ट्रांस बाउंड्री का ज़िक्र हो रहा था। तो उसमें उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि ट्रांस बाउंड्री अभी तक डिस्कशन जो चल रही है वो ये है कि पंजाब के सीएम इधर से कुछ बोल देते हैं, पंजाब के सीएम वहाँ से कुछ बोल देते हैं। ये नेशनल लेवल प्रायोरिटीज़ दोनों साइडों पे होनी चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वो इसे डील करे। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, ना पंजाब की आपस में कोई मिनिस्ट्री तो इस तरह भी कोई है नहीं। सो इसको भी सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी इम्पैक्ट हो रही है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाब का मसला है। इसी तरह इस साल तो हमने ये भी देखा, और पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि ये पोल्यूशन नॉर्दर्न एरियाज़ तक फैल जाती है, पेशावर तक फैल जाती है, सिंध तक फैल जाती है। इसी तरह इंडियन साइड पे जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह फैल जाती है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करने में जब आगे आएँगी, तो वो इस पे फिर प्रोग्रेस आगे कुछ बनेगी। हमने पंजाब में देखा कि यहाँ लाहौर में देखा कि इन्होंने ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया, बाज़ार जल्दी बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। नई दिल्ली भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में रहता है, कभी सुबह के टाइम लाहौर होता है, तो शाम के टाइम नई दिल्ली हो जाता है। तो वहाँ पे इस हवाले से क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं? दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अ, बात करें आपके शहर, आपके देश के मुकाबले, तो यहाँ पर पहले से बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे थे और उसका इम्पैक्ट ये था कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक कंट्रोल भी हो चुका है। तो अभी हम लोग ये बात करें कि दिल्ली चूँकि सराउंडेड है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी है, यहाँ पर पॉल्यूटेड सिटी है और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी चलते हैं, तो साल में एक ऐसा समय बना रहता है, लेकिन हमेशा इस तरह की सिनेरियो नहीं बनती है।
तो अभी के समय की यदि हम बात करें तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रिकल बसेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर भी ग्रेप लगा हुआ है, तो ग्रेप 4 अभी यहाँ पर है जिसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और हम लोग अभी के समय की यदि बात करते हैं तो लास्ट जो वीक जो सिचुएशन थी, अभी के समय में आज के डेट में ये कंट्रोल में है और आने वाले समय में और भी कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ओके, ठीक ठीक है। है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका और दावर भट्ट साहब आपका, आपने इस अहम मौज़ू पे हमें जॉइन किया और बताया कि ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो कि लेने चाहिए और कितना ज़रूरी है दोनों मुल्कों को मिलकर एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने की, या जिसकी हम बात कर रहे हैं स्मॉग डिप्लोमेसी की, वो कितना ज़रूरी हो चुका है इस अहम इशू पर काबू पाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि जो हवाएं हैं वो सरहदों को नहीं मानती, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो दोनों मुल्कों के अंदर एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और कम से कम इस अहम मसले से, जिससे करोड़ों लोगों की जानें स्टेक पर हैं, इससे दोनों मुल्कों अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में भी बात करेंगे जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में बात करते करते खुद लापता हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ अदरीस खटक की, जिन्हें नवंबर 2019 में स्वाबी इंटरचेंज के करीब से गायब कर दिया गया था। उनकी गाड़ी को रोककर कुछ सादा लिबास में कुछ लोग थे जो उनको अपने साथ ले गए। फिर कई माह तक उनका कुछ पता ना चल सका। फिर बिलाखिर जून 2020 में वज़ारत दिफ़ा ने ये बताया कि वो मिलिट्री कस्टडी में हैं और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कुछ गैर मुल्की इदारों के लिए जासूसी कर रहे थे। उसके बाद उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बारे में भी उनकी फैमिली को कुछ ज़्यादा आगाह नहीं किया गया। सिर्फ़ इतना बताया गया कि उनके खिलाफ ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक एफ़आईआर दर्ज की गई है और उनका ट्रायल हो रहा है। फिर 2 दिसंबर 2021 को मिलिट्री कोर्ट ने उनको 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद कुछ अरसा उनको जेहलम की जेल में रखा गया और फिर उनको अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया और पिछले 3 साल से वो अडयाला की जेल में कैद हैं। इस दौरान उनकी फैमिली ने पेशावर हाई कोर्ट से भी राब्ता किया और ये कहा गया कि उनका ट्रायल एक सिविलियन अदालत में होना चाहिए, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट ने है उन्होंने उनकी फैमिली की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। अब उनकी फैमिली ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ख़त लिखा है उनकी बेटियों ने, और ये सदा की है कि उनके वालिद की जो तबीयत है वो मुसलसल 5 साल से जेल में है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमारियों का भी शिकार हो चुके हैं और बढ़ती उम्र की वजह से वो अब मज़ीद जो उनकी सेहत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, इसलिए उनको फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए। इसके अलावा जो एचआरसीपी है उसने भी हालिया दिनों में ये कहा है कि जो इदरीस खटक पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मुबहिम हैं और वो गलत हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये केस नहीं बनता और फ़ौरी तौर पर अदालतें जो हैं वो इसका नोटिस लेकर उनको रिहाई दिलवाएँ। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है इदरीस खटक साहब की बेटी तालिया खटक साहिबा को, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फ़ैमिली पिछले 5 साल से किस तकलीफ़ से गुज़र रही है, क्या उनके वालिद के जो जेल में हालात हैं वो किस तरह से हैं और इस टाइम वो किस लीगल ग्राउंड पे किस तरह से इस लीगल बैटल को वो लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तालिया खटक साहिबा। तालिया खटक साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इदरीस खटक ने अभी तक अपने 14 साल की सज़ा से 5 साल अभी काट लिए हैं और अभी एक तवील वक़्त उनके सामने है। आपको क्या लगता है कि वो कैसे अपना वक़्त गुज़ार रहे हैं जेल में? पहले तो मैं शुरू करूँगी जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जो कि 13 नवंबर 2019 से था, जब उनको अबडक्ट कर दिया गया था और फिर कितने महीनों तक उनको गायब रखा गया और फिर उसके बाद भी जब उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा था, तब भी हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पे उनको रखा गया है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किस तरीके से, किस कंडीशंस में रखा है था। फिर उसके बाद जब दिसंबर में 2021 में उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया गया था, दोबारा फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, लॉयर को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। और पहले उनको झेलम में ट्रांसफ़र किया था और फिर उसके बाद अडयाला में। और फिर उसके बाद अभी तक उन्होंने अडयाला में उनके 3 साल होने लगे हैं। अगले महीने उनके 3 साल हो जाएँगे और वहाँ पे वो जिस तरह की कंडीशंस हैं तो वो हमने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स देखे हैं कि अडयाला की कंडीशंस कैसे हैं। और जैसे उनको अभी वो सी क्लास में हैं, इवन दो उनका मास्टर्स डिग्री और
वो सब कुछ है और हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो हम उनका क्लास चेंज कर लें, लेकिन उनका क्लास वो चेंज करने हमें दे नहीं रहे। उनका वो ओवरक्राउडेड रूम में है, उनका एक बैरक है जिसमें कैपेसिटी है 60 लोगों की, लेकिन अक्सर वो वहाँ पे लोग हो जाते हैं 100 से भी अबव। तो उनको सिर्फ़ 3 फीट वाइड और 6 फीट लॉन्ग जगह होती है, जहाँ पे उनको सोना होता है, जहाँ पे उनका सामान रखा जाता है, जहाँ पे उनको खाना होता है। सारी उनकी लाइफ़ बेसिकली यही 3 फीट टू 6 फीट की जगह में है। इसके अलावा जो उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, क्योंकि जब वो उनको अडयाला जेल ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये सारा जो सॉलिटरी कन्फ़ाइनमेंट और ये सारे कंडीशंस में जो पहले वो थे, उनका सही प्रॉपर फ़िज़िकल चेकअप, मेंटल चेकअप नहीं हुआ, तो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थे, तो वो बुरे होते जा रहे हैं। बिकॉज़ ना अभी वो सिर्फ़ ही जस्ट टर्न्ड 61 इसी हफ़्ते, और लेकिन उनका जो फिज़िकली ही लुक्स मच ओल्डर एंड ही फील्स मच ओल्डर, क्योंकि उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर जो विज़िट्स बंद हो जाती हैं प्रिज़न में, मतलब वी कांट इवन गिव हिम मेडिसिन्स कि हम उनको पहुँचा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से उनको खुद नहीं मिलते और फैमिली को पहुँचाना होता है, और अक्सर जब विज़िट्स नहीं होते तो वो बंद कर देते हैं। इसी तरह जो उनकी उनकी डाइट है, तो वो भी क्योंकि जब आप डायबिटिक होते हैं, आपके नर्व कंडीशंस हैं, इन सारों के लिए आपको एक स्पेसिफिक डाइट चाहिए होता है, और वो भी हम उनको पहुँचा नहीं सकते, क्योंकि जब हम जाते हैं और हम घंटों-घंटों तक हम वेट करते हैं उस सामान के साथ कि हम किसी तरीके से हम उनको वो पहुँचा दें। वहाँ पे वो हमें कहते हैं कि कभी वेजिटेबल्स नहीं अलाउड, कभी क्या नहीं अलाउड, कभी क्या जब हम कभी-कभी ये भी होता है कि हम चीज़ें लेके जाते हैं और वो कभी उनके पास पहुँचते ही नहीं हैं। अम, उसके अलावा उनको जब फैक्ट्री में भी हमें वो काम कराया जाता है, तो उनका जो बैक पेन और ये सारी चीज़ें वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं। तालीम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो फैमिली है, आप लोगों ने पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता किया था जब उनको उनका मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल की जो खबरें आ रही थी, और आपने कहा था कि इनका सिविलियन साइड पे ट्रायल किया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने वो डिनाई कर दिया था। अब मौजूदा उनका लीगल केसेस की सूरत-ए-हाल क्या है? जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उनको 14 साल की सज़ा सुनाई है, उसके खिलाफ ऑब्वियसली अब कानून के में अपील तो नहीं होती, वो अपील तो उधर आर्मी चीफ को होती है। आप लोग किसी रिट पिटीशन में भी गए हुए हैं किसी हाई कोर्ट में उस सज़ा के खिलाफ? जब पेशावर हाई कोर्ट में हमारा पहले केस था, उस वक़्त जज थे वक़ार अहमद सेठ। तो हमारा केस काफ़ी ज़्यादा हमारे हक़ में चल रहा था, और हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी उससे, क्योंकि क्योंकि सारे जो वो हियरिंग्स थी तो अच्छी जा रही थी। लेकिन बिल्कुल आखिरी हियरिंग से बिल्कुल पहले अ, ही पास्ड अवे, बिल्कुल। और जो बिल्कुल आखिरी हियरिंग थी वो बहुत सडन थी, और जब ट्रायल बिल्कुल एक तरीके से जा रहा था, और लास्ट जो जजमेंट थी वो कम्प्लीटली बिल्कुल अलग था, जो केस जो एक्चुअली चल रहा था। उसके बाद जब मिलिट्री कोर्ट में उनका केस शुरू हुआ, ये जजमेंट आई, तो हमने उसी दिसंबर 2021 में ये जजमेंट आई कि उनको 14 साल की सज़ा सुना दी थी, और हमने उसी महीने में हमने अपील कर दी थी। अभी 2024 का दिसंबर आने वाला है और हमें अभी तक उस अपील का जवाब नहीं मिला। हमें अभी भी कहा गया था कि 2 हफ्तों में डिसीजन आ जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं, और कोई डिसीजन हमें किसी चीज़ की इत्तला नहीं हुई। हमने हाई कोर्ट को ये पिटीशन किया था कि हमारी अपील मिलिट्री कोर्ट में सुन ली जाए, और एक दफ़ा जब उनके साइड से डिसीजन आ जाए, हम फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा मिलिट्री कोर्ट के अपीलेंट कोर्ट में तो बेसिकली आपने जो आप अपील की बात कर रही हैं, वो अपील आपने मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में जो है वो दाखिल की हुई है। बिल्कुल। और वो 2021 मतलब 2 दिसंबर को कहा जाता है कि उनको सज़ा सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट से। उस वक़्त से लेके मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स ने अभी तक आपकी अपील पे ही फ़ैसला नहीं सुनाया। इस वजह से आप पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता नहीं कर रही, क्योंकि जो मिलिट्री का सिस्टम है उसने अपनी फ़ाइनैलिटी अभी अटेन नहीं की। बिल्कुल। अच्छा। और अब तो ये जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, ये 26th अमेंडमेंट के थ्रू अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस आ गए हैं, तो ये तो प्रोसेस और भी ज़्यादा लंबा खींचता चला जा रहा है। अच्छा, तालिया खटक साहिबा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि 5 साल गुज़र गए, हाल ही में ही एनिवर्सरी थी उनकी अबडक्शन की, और ज़ाहिर है इनकी अब ये इनकार्सरेशन की।
तो आपको क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जितने भी इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जितनी ये एडवोकेसी है और एफर्ट्स हैं इनकी डिमांड्स की रिलीज़ करने की, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट और डू यू थिंक कि अभी भी और पुश किया जा सकता है? काफ़ी ज़्यादा हमें सिविल सोसाइटी से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि इसी वजह से मैं आज यहाँ पे मैं ये बात कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि जब तक वो रिलीज़ नहीं होते, तो तब तक आई थिंक कि एडवोकेसी चलनी चाहिए और हमें बात करनी चाहिए, ताकि हम उनको भूल ना जाए, वो दुनिया भूल ना जाए कि अज़ीज़ खटक को किस तरह एडॉप्ट कर दिया था, किस तरह उनको अडयाला में रखा गया था और किस तरह उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा, अज़ीज़ खटक को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो जब तक वो रिलीज़ नहीं होते, तो सिविल सोसाइटी को क्योंकि दरमियान में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेच था, जहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा था। शायद क्योंकि मिलिट्री कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, लेकिन शायद थोड़ा-सा लोग भूल जाते हैं कि अज़ीज़ खटक का केस भी हुआ था मिलिट्री कोर्ट में। अभी हालिया दिनों में जब 9 मई के कुछ जो लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा है 102 लोगों के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ बात कर रही हैं, लेकिन आपके जो फ़ादर थे उनका ट्रायल उस दौर में हुआ जिस पार्टी की अब उस टाइम हुकूमत थी, जिसके लोग इस टाइम ज़ेर-ए-ताब हैं और अब मिलिट्री कोर्ट्स में के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। इस हवाले से एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने सेक्शन 21 डी ऑफ द आर्मी एक्ट को उसने इनवैलिड इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया, जिसके तहत सारे किसी भी सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। अब वो इंट्रा कोर्ट अपील में है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। क्या आपकी फैमिली भी उस इंट्रा कोर्ट अपील को जॉइन करेगी? आप भी उस पे पार्टी बनने का इरादा रखते हैं, ताकि जिस तरह आपने बताया कि दुनिया को पता चले कि एक और शख्स भी ऐसा है जो कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाकर इस टाइम जेल में मौजूद है 5 साल से और उसकी किस्मत का कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स कोई फाइनल फ़ैसला नहीं कर रही। इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि आई थिंक कि हम सब एग्री करते हैं कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना भी हों। लेकिन दिस कि ये पूरा जो सिस्टम है, तो इट नीड्स टू बी चेंज्ड। तो अगर ये पिटिशन अगर अगर ये चेंज कर सकती है, तो डेफ़िनेटली अगर और अगर हमारा कि और अगर हम इसका पार्ट हों और इट एक्चुअली हेल्प्स, तो डेफ़िनेटली आई थिंक कि अच्छा होगा। लेकिन बिकॉज़ हमारी हमारी सारी फैमिली हम ज़्यादा जो लॉ और ये सारी चीज़ें जी, जी, हमें बहुत बिल्कुल। अभी आई सीखनी अंडरस्टैंड। कि we're मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो फ़ादर हैं वो ऑब्वियसली जब वो बाहर थे तो वो मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाते थे और वो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते थे और बहुत खुल के बात करते थे उन लोगों के लिए। तो आपका जब अब उनसे इंटरेक्शन होता है तो क्या वो मैसेज क्या भेजते हैं आप लोगों को? वैसे उनका किस्म के उनका वो हाँ, मोराल किस तरह का उनके है इस स्पिरिट्स टाइम? कैसे हैं, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं हर हफ्ते जब मैं अभी भी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी जब ये सब कुछ शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जब वो डियालग थे, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं हर हफ्ते उनसे मिला करूं। और तो तब तो वो बहुत वो हमें होप देने की कोशिश करते थे, ताकि हमें ये बहुत ज़्यादा दुख ना हो। लेकिन जब हम उनको देखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, उनको दुख हो रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं हमारे ज़िंदगी में जो कि वो मिस आउट कर रहे हैं। जिस तरह मैं ग्रेजुएट हो गई, मैंने जॉब शुरू कर ली, वो नहीं थे। मेरी बहन अम, उनके 2 बच्चे हो गए, और वो नहीं मिल पाते। लेकिन वो फिर भी वो हमेशा जब भी हमसे मिलते हैं, जब वो हमसे बात करते हैं, तो वो बहुत उम्मीद के साथ वो बात करते हैं। और शायद ये ह्यूमन राइट्स लोगों का एक पर्सनैलिटी में होता है कि वो हमेशा उम्मीद के साथ ही बात करते हैं, और उम्मीद के ही तो वो उनमें इवन दो 5 साल हो गए हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी उसी तरह की कायम है, जिस तरह हम पहली बार उनसे मिले थे। बहुत शुक्रिया तालिया खटक साहिबा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी फैमिली पे ये जो मुश्किल वक्त आया है और जिस मुश्किल से अदीस खटक साहब गुजर रही हैं, ये मुश्किलात कम होंगी और उनको इंसाफ मिलेगा, और जो उनके केसेस हैं उनका मेरिट पे जब भी फैसला होगा तो हमें उम्मीद है कि वो इन तमाम इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया राइट्स वॉच को ज्वाइन करने का।
नाज़रीन, जाते-जाते हम आपको एक ज़रा-सा एक समरी देना चाहते हैं जो पिछले 2-3 हफ्तों से एक कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है वीपीएन के हवाले से। सबसे पहले जो कुछ वीपीएन्स हैं वो एकदम से ब्लॉक हो जाती हैं और कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रही, और ये एक एक्सक्यूज़ आता है कि एक टेक्निकल ग्लिच था जो बहुत मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वीपीएन्स हैं उनको कलेक्टिवली अटैक किया है, जिसकी वज़ह से वो काम नहीं कर रहा था। फिर जो आर्मी चीफ़ है उनकी एक स्पीच आती है जिसके अंदर कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसको काबू करना चाहिए, एंड देन इमीडिएटली फॉर सम रीज़न काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वो जंप इन करता है और कहता है कि वीपीएन अन इस्लामिक है। मत व्हाट इज़ हैपनिंग? ये नहीं बहुत ही जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल एक कॉमिक शो लगा है पिछले हफ्ते। इस्लामिक आइडियोलॉजी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रागिब नईमी, वो एक एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं और वो कहते हैं कि अन इस्लामिक है, और ऑब्वियसली वो एक एक तरह से फ़तवा दे रहे थे कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब उस पे रिएक्शन आता है, और रिएक्शन ऑपोज़िशन से ज़्यादा हुकूमत के लोगों की तरफ से आता है, क्योंकि शायद हुकूमत के लोग वीपीएन लगा के जो ट्वीट्स कर रहे हैं और काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि अगर तो ये चीज़ हम पे अप्लाई होगी तो हम कहाँ जाएँगे? तो वो बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ घबरा गए, राना सनाउल्लाह ने आके बहुत सख्त बयानात दिए। और फिर हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रागिब नईमी, वो यू टर्न लेने की बजाय अबाउट टर्न लेना शुरू कर देते हैं। वो पहले कहते हैं कि जी ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो मेरी तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि नहीं, 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 ये तो मेरी ज़ाती राय है, ये तो उसमें नहीं आई। तो तब उनसे सवाल किया गया कि आपकी ज़ाती राय काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेटर हेड पे कैसे आ गई? कि वो तो वो एक सरकारी वो दस्तावेज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उनको एहसास हुआ, उनका नहीं, नहीं, ये तो हुई थी डिस्कस, जून के महीने में हमने की थी, और इससे पहले कोई हाई कोर्ट के मुकदमा चल रहे थे, उसमें भी हमें आया था। फिर उन्होंने कहा कि आज उन्होंने फिर कुछ अरसे बाद उनका बयान आ गया 2-3 दिन पहले, और जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कहा मैंने ये था, वो एक टाइपिंग एरर हो गया। लेकिन हमने ये देखा है कि शायद ये जो वीपीएन को रोकने की बात है, वो शायद कहीं न कहीं हुकूमत के या रियासत के ज़हनों में मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी एक सियासी जमात का जलसा होना है, तो उसके हवाले से अब खबरें आ गई हैं कि जी हम इंटरनेट को बंद कर देंगे, हम इंटरनेट को स्लो डाउन कर देंगे, हम टेलीफ़ोन सर्विस बंद कर देंगे, और आपको पता है कि कंटेनर्स तो लगने ही लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें तो असरा हो रही हैं इस मुल्क में, और हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उसको रोकने का कोशिश की जा रही है। देखिए, एवरीथिंग एल्स के लिए कोई एक एक्सक्यूज़ बनना है। सोशल मीडिया एक ऐसा बीस्ट है जो इनको नहीं समझ आता है। इसके 10 सर हैं, 15 पाँव हैं, ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या क्रीचर है, वो इसको काबू करो। एंड आई फील लाइक देयर इज़ अ रीज़न व्हाई जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो हमारे क्रॉस हेयर्स में आ गई, बिकॉज़ अपैरेंटली जो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमिटी है उसकी भी मीटिंग्स हुई थी। मैंने मैंने जितना पढ़ा था वो ख्वाजा है ना, उनको भी बुलाया था। 3 दफ़ा उनको समन किया था, शी नेवर शोड अप। सो जहाँ पर वो एक पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती हैं कि जो वीपीएन्स हैं दे आर द रीज़न व्हाई योर इंटरनेट इज़ स्लोइंग डाउन। नाउ शी इज़ नॉट इवन बॉदरिंग टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन, एंड अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को है ना सामने धकेल दिया है कि यू कम अप विथ। लेकिन इसमें एक और बड़े मज़े की बात, जिस तरह आपने बिल्कुल सही याद कराया नाज़रीन को, कि जब इंटरनेट स्लो डाउन हुआ था, तो वज़ीर आईटी जो हैं शहज़ाद फ़ातिमा ख़वाजा, उन्होंने इसका ब्लेम किया था वीपीएन्स पे। लेकिन इस हफ़्ते ही जो चेयरमैन पीटीए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफ़ीज़ुर रहमान, उन्होंने इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि वीपीएन पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम उसको किसी सूरत बंद नहीं कर सकते। अहमद, इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन द पीटीए चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि वीपीएन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही वो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि आम आदमी वीपीएन, क्योंकि ये अपैरेंटली ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर ये वीपीएन रजिस्टर करना चाह रहे हैं, एंड आफ्टर 30th नवंबर ये बंद हो जाएँगे। दे रियली नीड टू डू देयर स्टडीज़ ऑन हाउ दिस वर्क्स। बट एक सहाफ़ी ने पूछा कि आम आदमी कैसे रजिस्टर कर सकता है? तो जो वो पीटीए चेयरमैन उन्होंने कहा था आम आदमी को क्या ज़रूरत है वीपीएन की? ये एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा, और वही हम जो बात कर रहे हैं कि शायद हुकूमत को शायद समझ नहीं आ रही कि ये जो आईटी की दुनिया है, ये इस्लामाबाद का शहर नहीं है जिसको चंद 100 कंटेनर लगाकर आप लोगों के लिए बंद कर दें और वहाँ पे एहतजाज की इजाज़त ना दें। ये आईटी की दुनिया है, ये एक एक दुनिया, एक ग्लोबल विलेज है। आप यहाँ पे किसी को
उसके इज़हारी इज़हार राय से इस तरह की कदगने लगाकर नहीं रोक सकते। और जितनी जल्दी हमारी रियासत, हमारी हुकूमत को ये बात समझ आ जाए और वो शहरियों के इस हक़ को, बोलने के हक़ को जितनी जल्दी और जितनी खुशदिली से तस्लीम कर लेगी, ये रियासत के लिए भी बेहतर होगा और इससे पाकिस्तान की अवाम को भी फ़ायदा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicespeaker.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।